स्थानीय जनप्रतिनिधि राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के इस रवैये के विरुद्ध आक्रोश प्रकट करने के लिए आज भी धरना जारी है। कुलपति और कुल सचिव को बार बार बुलाने पर कुछ समय के लिए धरना बीच पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार को 23 मई को भेजे गए एक पत्र का हवाला दिया और कहा कि पत्र लिखकर सरकार से राहत प्रदान करने की हेतु कहा है, लेकिन यह राज्य सरकार से राहत प्राप्त करने का एकमात्र बहाना होता है। विश्वविद्यालय में पिछले 6 महीने से असंतोष है, आर्थिक संकट है, आग लगी हुई है और विश्वविद्यालय अब कुआं खोद रहा है और फायर ब्रिगेड बुला रहा है। कुलपति का कहना है कि जुलाई तक 1 महीने की पेंशन दे सकता हूं और स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार को लिख रहा हूं। संपूर्ण वार्ता मात्र लीपापोती ही है। संपूर्ण वार्ता मात्र लीपापोती ही रही। वार्ता बहुत गर्म माहौल में प्रारंभ हुई। विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी कार्यकारिणी सदस्य ने संपूर्ण वार्ता को असफल बताते हुए विश्वविद्यालय में पिछले 6 महीने से असंतोष है, आर्थिक संकट है, आग लगी हुई है और विश्वविद्यालय अब कुआं खोद रहा है और फायर ब्रिगेड बुला रहा है। कुलपति का कहना है कि जुलाई तक 1 महीने की पेंशन दे सकता हूं और स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार को लिख रहा हूं। संपूर्ण वार्ता मात्र लीपापोती ही रही। वार्ता बहुत गर्म माहौल में प्रारंभ हुई। विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी कार्यकारिणी सदस्यों ने संपूर्ण वार्ता को असफल बताते हुए असंतोष जताया और विश्वविद्यालय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर असंतोष जाहिर किया। पेंशनर सोसाइटी ने तुरंत भुगतान हेतु प्रशासन और राज्य सरकार से गुहार लगाई। साथ ही राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताया कि जब तक बकाया पेंशन का भुगतान नहीं हो जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। से जो प्रयास किए उसके कारण से कुलपति महोदय ने और कुल सचिव ने हमको दर्शन दिए। उनका दर्शनों का लाभ तो हुआ, परंतु दूर दूर तक कहीं भी पेंशन की कोई आशा हमको नजर नहीं आ रही है। इसलिए जिस तरह का हमारा आंदोलन चल रहा है निरंतर चलेगा और आपका सहयोग चलेगा। अब इन्होंने 3 दिन पहले एक लेटर लिखा राज्य सरकार को कि हम 100 करोड़ दीजिए। मेरा ये सवाल है, अभी 2 महीने पहले क्यों नहीं लिखा? जब 2 महीने पहले आपने कहा था 2 महीनों की पेंशन में से 1 महीने की पेंशन 10 अप्रैल को दी, उस दिन ही उनको मालूम था कि इनके पास कोई पैसा है नहीं। इस समय भी ये बात कहने लगे कि रजिस्ट्रार है, मैडम को भेज देंगे। मैं रजिस्ट्रार मैडम है जो चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी से बात नहीं कर सकती। आपको खुद को जाकर के तुरंत हमारे लिए पैसे लेकर नहीं आओगे तब तक ये धरना जारी रहेगा। इस प्रजातंत्र में, जनतंत्र में हमारे पास में केवल एक ही हथियार है, वो हमारा संगठन है और संगठन के अंदर निरंतर हम धरना करके इस सोई हुई सरकार को और ये निष्क्रिय प्रशासन को यही निवेदन है कि आप तुरंत लेकर आए, नहीं तो मैं ये जोधपुर का जाय जन्मा हूँ, बाड़मेर का हूँ, सब मेरे गांव के और जोधपुर की जनता आकर के आपको सवाल पूछेगी कि आखिरकार इनका गुनाह क्या है। 35 साल इन्होंने ईमानदारी से पढ़ाया, उसकी सजा आप ये दे रहे हो, इनकी पेंशन नहीं दे रहे हो और अभी भी झूठा आश्वासन दे रहे हो। आप देखो कहां से, जब तक आप जो जाकर के न तो चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहे हो न फाइनेंस सेक्रेटरी से। यदि मैं होता तो सीधा ही मुख्यमंत्री से बात करके तुरंत आप 100 करोड़ दीजिए ताकि 6 महीनों का पेंशन तुरंत प्रभाव से रिलीज किया जा सके। आप जानते हो जो पे देगा वही पेंशन देगा, वो सरकार देगी, पर सरकार किसके माध्यम से देगी? तो यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी कब सक्रिय होगी? जब यहाँ के वाइस चांसलर सक्रिय होंगे। यहाँ टाइम व्यतीत करने के लिए आते हैं और एक महीना तक कभी किसी से बात नहीं करते। हमारे अध्यक्ष से बात तक नहीं की। और यहाँ पर मेरे सबसे बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति गंगाराम जी जाखड़ है जो 12 साल लगातार सिंडिकेट के इलेक्टेड मेंबर रहे। इन्होंने हर बात है, इनके तो 4 साल से कोई बजट पारित नहीं हुआ, बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं है, या किसको पेमेंट कितना हो रहा है इनको मालूम नहीं। यहाँ का एक अधिकारी बैठा है जो यहाँ तो ताले लगे हुए हैं एकेडिस्टा कॉलेज में और वहां 80 करोड़ का पेमेंट दे दिया गया, उसका कोई भी जवाबदेही नहीं। किस तरह से हो गया? किसी को 2-2 महीनों की तनख्वाह मिल गई। किसी तरह से जो हर तरह की घोटाले को बचाने के लिए ये लोग अधिकारी लोग बैठे हुए हैं और कुछ काम नहीं कर रहे। हमारे पेंशन के प्रति न तो अपना कर्तव्य समझते हैं, जबकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर पेंशन होनी चाहिए। पे वाला तो मजबूत होता है, जवान होता है, यदि पे लेट कर दो तो कोई बात नहीं, पेंशन लेट नहीं होनी चाहिए। जब मैं ये वाइस चांसलर था 1 दिन भी पेंशन लेट नहीं हुई और पुराने सब एरियर को देकर के 80 करोड़ का पेमेंट एक साथ में किया। जब मिलने वाले चाहे बोलो मत बोलो, पर उनके अंदर का अंतरात्मा बोल रही होगी कि उस समय इस तरह पेमेंट हुआ था। ये पेमेंट करने की न तो नीति है न नियत है, और ये जिस तरह की नीति और नियत को लेकर चल करके हमको कोई प्रायोरिटी नहीं देता है। आने वाले समय में उसको हर रूप में हम प्रजातांत्रिक तरीके से बताएंगे। अब हमारे साथ में
जो कार्यरत शिक्षक है वो आगे, युवा आगे, और यदि नहीं हुआ तो आने वाले समय में विश्वविद्यालय का सब काम बंद किया जाएगा, विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा, क्योंकि हमारे साथी भी महसूस करते हैं कि नहीं, हमारी बात है जो जायज है। 6 महीने तक पेंशन नहीं देखो, कोई भी आप यदि नागरिक के रूप में सुन रहे हो तो आपको भी नहीं लगता है पेंशन देना हमारे को लेना हमारा अधिकार है और उनका कर्तव्य है, नहीं तो सीट पर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जाइए अपने यथास्थान पर और हम यहाँ लगातार करेंगे, और मुझे आपका सहयोग वैसे ही चाहिएगा जो गत 10 दिनों से मिल रहा है, वो आपसे निरंतर चाहिएगा, तो हमारी आवाज को जनता तक भी जाएगा, इस सरकार जो गूंगी बैठी बैठी उन तक भी जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। एक जायज मांग को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। 1 महीने बाद वाइस चांसलर आए और आकर के धरने पर हमने उनको बुलाया तो मीटिंग में व्यस्त थे, व्यस्तता बताई अपनी, और उसके बाद बता रहे हैं 4 घंटे बाद 4 घंटे हमने यहाँ इंतजार किया। उसके बाद वाइस चांसलर महोदय आते हैं और अब ये सरकार से चिट्ठी लिख रहे हैं। हमने कहा चिट्ठी लिखने से काम नहीं होगा, हमने चिट्ठियां बहुत लिखी है, आपने भी लिखी है। अब हम ये आंदोलन उसी समय या उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारे खातों में हमारी पेंशन जमा नहीं हो जाती। आप अपना प्रयास कीजिए। हमने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि आप अपना प्रयास करो पैसा लाने का, पैसा लाओगे और हमारे खातों में पेंशन क्रेडिट होगी तो ये आंदोलन स्थगित होगा। इसकी स्थायी व्यवस्था इस मंच के माध्यम से मैं आगाह करता हूँ राजस्थान सरकार को कि अब विश्वविद्यालय का कर्मचारी जाग चुका है, सेवानिवृत्त और सेवारत। आज शिक्षक संघ भी हमारे साथ में, शैक्षणिक कर्मचारी भी हमारे साथ में हैं। आंदोलन को आने वाली समय में हम तेज करेंगे। हो सकता है विश्वविद्यालय की तालाबंदी करनी पड़े तो भी हम करके हमारे हक के लिए हम यहाँ पर संघर्ष करते रहेंगे। इस मंच के माध्यम से ये सूचना है समस्त पेंशनर्स को कि भारी तादाद में यहाँ पधारे। हो सकता है आने वाले समय में उनके परिवार को यहाँ बुलाएं और एक रैलियों पे एक मानव श्रृंखला बना करके कमिश्नर महोदय के पास हम पहुंचेंगे कि 5 महीने से हम भूखे हैं, 3 महीने से हम भूखे हैं, हमारे बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे होंगे, किस प्रकार से कर्मचारी अपने परिवार का निर्वहन कर रहा होगा, ये इनको बिल्कुल पता नहीं है। जय संगठन, जय भारत, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। और मीडिया कर्मी का, मीडिया बंधुओं का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारी आवाज हैं। आज जब किसी का कोई सहारा नहीं होता आप हमारा सहारा है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा है। हम हमारे हकों के लिए लड़ रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। अब कुलपति महोदय की भी बाइक लीजिए, उनका क्या धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नैनीताल पुलिस एक्शन में आ गई है। आज तड़के सुबह हल्द्वानी के जवाहर नगर इलाके में एसएसबी के साथ मिलकर एक बड़ा सत्यापन अभियान चलाया गया। इस अभियान ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। सिर्फ 10 घरों की जांच में पुलिस को 150 से ज्यादा लोग मिले, जिनमें से कई का सत्यापन अधूरा था और कुछ संदिग्ध पाए गए। सीओ सिटी नितिन लोहानी ने साफ तौर पर कहा, सत्यापन नहीं तो उत्तराखंड में रहना मुश्किल होगा। पुलिस अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। आने वाले दिनों में सत्यापन अभियान और भी तेज किया जाएगा। इस कार्रवाई का मकसद है अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करना और शहर में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना। यह अभियान खासकर ऐसे इलाकों में चलाया जा रहा है जहां भारी लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पुलिस ने स्थानीय निवासियों से भी अपील की है कि अगर उनके घर में किराएदार या बाहरी व्यक्ति रह रहा है तो उसका सत्यापन तुरंत नजदीकी थाने में करवाएं। साफ है कि नैनीताल पुलिस अब कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। सुरक्षा के लिए जरूरी है हर व्यक्ति का पूरा और वैध सत्यापन हो। क्या नाम है आपका? दुल्हन साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का बेतिया जिला का। बेतिया के। क्या आज यहाँ पर आपको रोका गया है? क्या प्रॉब्लम है? ये सत्यापन बनवाने के लिए रोका गया है कि हम लोग सत्यापन बनवाए हैं, इसमें मुहर नहीं लगा है। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ से बिहार जाएंगे हम लोग बनवाने के लिए, तो वहाँ थाने में जाओ तो 500-1000 रुपये वहाँ दो तो वहाँ बनेगा। ठीक, फिर इसका वैलिडिटी 6 ही महीना है। एक नहीं है कि हाँ चलो 5 साल 2 साल का वैलिडिटी है इसका। ठीक, वहाँ से बनवा को फिर यहाँ आओ तो हम लोग फिर यहाँ थाने में जाओ तो यहाँ बनवाओ है। हम लोग अगर सरकार हम लोग को बिहार में रोजगार देता तो हम लोग थोड़ी खाना पड़ता है। इसमें चेक कीजिए कौन से 500 आदमी है, इसमें कितना स्टेट दूसरे स्टेट का आदमी है। इसमें क्या कहना चाहते हैं? 95% यहाँ बिहार का मिलेगा। बिहार गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं?
वही कह रहा हूँ कि कितना सरकार अच्छा है कि हम लोग का ठोकर खाना पड़ रहा है। अगर सरकार बिहार में सुविधा दिया होता तो हम लोग का हाल होता। वोट देने का टाइम क्या होता है? वोट देने के लिए सब कोई आओ, यहाँ से जाके वोट देते हैं। यहाँ से जा हम लोग वोट देते हैं। कितना किलोमीटर बिहार? 800 किलोमीटर है। यहाँ से वोट डालने जाते हैं? वोट डालने जाते हैं हम लोग बिहार यहाँ से। आज देखिए हम लोग का क्या हाल हुआ है। ये सब सरकार का ना कोई है, सरकार सुविधा देता बिहार में, कोई जाता है? मतलब वहाँ से अभी आपने ऑनलाइन किया? सब वहाँ से कराए हैं, देखिए है। यहाँ पर अभी सत्यापन नहीं? यहाँ गलती किया हूँ कि सत्यापन में मुहर नहीं लगवाया हूँ, वो ठीक है। रूम मालिक सब अपना सब कुछ देगा तब हम लोग लेके जाएंगे। अरे तो रूम मालिक का थोड़ी गलती है इसमें, अपना गलती है। नहीं देता जल्दी क्या करूँगी। ठीक है। आज पूरे एरिया को कॉर्डन करके चेकिंग कराई गई थी वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें 150 लोग को हमने अभी यहाँ पे डिटेन किया है थोड़ी देर के लिए। इनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जो हमारे 16-17 पॉइंटर जो हैं उनको चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ इनके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी हो रहा है, अलग अलग जो एप्लीकेशन है माई आधार के थ्रू भी चेक करा जा रहा है। साथ साथ में उसको क्रॉस चेक करने के लिए PMJAY का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब जो आयुष्मान भारत है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि राशन कार्ड की डिटेल से भी मैचिंग हो सके। इसके अतिरिक्त जिनका सत्यापन नहीं हुआ उनके चालान भी करे जाए। लेकिन मकान मालिकों के खिलाफ 83 पुलिस एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई होती है वो करी जाएगी। और ये कुल 10 या 12 मकानों में ही ये लगभग 150 लोगों को लिफ्ट किया गया है। तो सर चेकिंग की जाएगी? मैं समझा कार्रवाई भी खत्म नहीं हुई, अभी आगे भी चलती रहेगी। आज कल परसों आने वाले दिनों में कार्रवाई चलती रहेगी, जब तक पूरे शहर को हम पूरी तरह सैनिटाइज नहीं कर लेते तब तक ये कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान रामायण सेवा परिषद गौ व समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से अध्यक्ष एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि गुरु सेवा के चलते दिनांक 26 मई 2025 शाम 6 बजे शनिवार को शारदा गौशाला उपकेश्वर महादेव मंदिर चांदपोल चौका जोधपुर में परम श्रद्धेय गुरु गोविंद कल्ला के आशीर्वाद से श्याम सुंदर व्यास व श्रीमती अनुसुईया व्यास के नेतृत्व में गौ माता को गोग्रास के रूप में 250 किलो हरा चारा, केले व गुड़ लड्डू खिलाकर गौ सेवा की गई। लड्डू गुड़ से ऑपरेशन सिंदूर व जय हो की झांकी बनाई गई व हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सेवा कार्यक्रम में सुनील ओझा, अविनाश मूथा, राजेश राज जोशी, मैना व्यास, कृष्णा पवार, सुनील परमा, कुलदीप सारस्वत आदि द्वारा सहयोग किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में दिए गए योगदान पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। श्री ML गर्ग, महानिरीक्षक राजस्थान फ्रंटियर द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में सीमा सुरक्षा बल की परिचालन क्षमता, खुफिया समन्वय और बल के जवानों की अदम्य साहस आदि के बारे में जानकारी दी गई और मीडिया से रूबरू हुए। सर्वप्रथम महानिरीक्षक ने दिनांक 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए नृशंस आतंकवादी हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह पड़ोसी देश द्वारा की गई एक कायराना हरकत थी। इसके जवाब में भारत सरकार द्वारा दिनांक 7-8 मई 2025 की मध्य रात्रि को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल ने भी अपना बखूबी योगदान निभाया। आज मैं आप सबको सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पे BSF में। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें जो इसमें हुई वो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। पहलगाम के बैकड्रॉप में जो हमारे कंट्री का रिस्पांस था, हमारे गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था, जिसमें तय किया गया कि पाकिस्तान के अंदर और POK के अंदर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं या जहां आतंकवादी रह रहे हैं उनको निशाना बनाया जाए, ताकि वो इस तरह की नापाक हरकत फिर से नहीं कर पाए। ये काफ़ी बड़ा और अहम फैसला था, जिसको बहुत समझदारी के साथ में लिया गया और टारगेट्स को बहुत सोच समझ करके चुना गया और उनको बेहद सफलतापूर्वक उन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर इन आतंकवादी ठिकानों को कम्प्लीटली नष्ट किया गया और बहुत सारे आतंकवादी इसमें मारे गए। डेलिबरेटली हमारे यहाँ से कोई भी इस तरह के टारगेट्स नहीं चुने गए जो उनके मिलिट्री टारगेट्स हों या सिविलियन टारगेट्स हों। सिविलियंस की
कोई नुकसान नहीं किया गया और ना ही कि उनके किसी मिलिट्री टारगेट्स पे हमला किया गया। उसके रिस्पांस में पाकिस्तान से भी काफ़ी उन्होंने अपनी तरफ से जो कार्रवाई करी वो आप सब लोगों ने देखी है। ड्रोन्स भी बहुत आए और मिसाइल्स भी बहुत सारी फायर की। राजस्थान बॉर्डर को मैं देखता हूँ तो लगभग पूरे बॉर्डर पे हमारे पूरे सीमा के ऊपर इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स फायर करी और बहुत सारे ड्रोन्स आए, सर्वेलेंस ड्रोन भी थे, कामिकाजी ड्रोन भी थे। तो उनको बहुत प्रभावी तरीके से हमारी फोर्सेस ने सबने मिलकर के बीएसएफ ने, इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने सबने मिलकर बहुत प्रभावी तरीके से उनको नकारा किया, उनको न्यूट्रलाइज किया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत रहा। हमारी फोर्सेस, इंडियन आर्मी के एक्शंस बहुत टाइमली और बहुत तरीके से उन्होंने कैलकुलेटेड जवाब दिया। जहाँ प्रोफेशन और हमारा प्रोफेशन एक जैसा ही है इस मामले में। जब तक आप आगे नहीं जाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने जितनी बड़ी रिस्क ली, जो मेरे को जो वीडियो दिखाए उसको देख के मुझे लगा कि आपने वाकई बहुत बड़ी रिस्क लेकर के वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि जब वो बाद में उनको ब्लास्ट किया गया तो आपने उनका नतीजा देखा है। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप ही सोल्जर्स के माफिक डटे रहे। बीएसएफ तो जिस तरह से आप जानते हैं देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो बीएसएफ पूरी तरह से बॉर्डर पे डटी गई। हम एक इंच भी पीछे नहीं हटे और हटने का कोई मतलब ही नहीं, हमारा काम ही मारना है। और हमारी जो महिलाएं हैं, सीमा भवानी जिसको कहते हैं हम, हमारी महिला कांस्टेबल जो हैं, महिला ऑफिसर्स जो हैं, वो लोग भी पूरी तत्परता से बॉर्डर पे लगातार रहे और उन्होंने बिल्कुल पीछे नहीं हटे। तो मैं उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि लेडीज ने, गर्ल्स ने भी अपनी भागीदारी पूरी तरह से प्रूव की। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छी कार्रवाई। आप कहीं पे गए हैं और वहाँ पे आप लगता है कि लेडीज है तो उनको पीछे हटाओ। हमारी लेडीज भी कमजोर नहीं है, ये इन्होंने प्रूव किया कि हम कितनी मजबूती से वहाँ पे खड़े हैं। 24 घंटे इस माहौल में खड़े होना, जब ऊपर से ये मिसाइल्स और ड्रोन्स और सब चल रहे हों, उस टाइम पे आपकी जो अंदर कितनी ताकत है वो पता चलती है। तो वो हमारे सभी जवान, हमारे सभी महिला प्रहरी, सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहे। सीनियर ऑफिसर्स हमारे लगातार वहाँ पे मौजूद रहे बॉर्डर के ऊपर। आर्टिलरी हमारी जो है वो भी पूरी तरह से तैयार थी कार्रवाई करने को, और हमारे दूसरे जो दस्ते हैं वो भी पूरी तरह से तैयार रहे। तो ये कुल मिला के बहुत अच्छा मैसेज गया है दुनिया में कि हम बिना वजह की चीजें अगर कोई करेगा, टेररिज्म। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।